ठीक है। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी उसकी 1911 में अनलमेंट की गई। कानपुर इंसिडेंट जो था 1930 में हुआ, मस्जिद कानपुर इंसिडेंट, उसकी वजह से भी मुसलमान जो हैं वो बरतानवी हुकूमत से बदजन हो गए थे कि हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के लिए राहें हमवार करने लगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी 1911 में, उसमें मुस्लिम सियासत में तब्दीली का महरिक बनी। यहाँ तक कि 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने आइन में तब्दीली कर दी, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिला। ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि लखनऊ पैक्ट से पहले 1911 में एक इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस बनाई थी सर विलियम वेडनबर्न ने 1 जनवरी 1911 को एक इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसके मेंबर्स की तादाद 100 थी और उन 100 मेंबर्स में 60 मेंबर्स जो थे वो हिंदूज थे और 40 मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे, जिन्होंने इस इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। फिर इसमें हमने ये देखा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स कौन कौन से थे। कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनमें सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, महाराजा दार भांगा थे, मोतीलाल नेहरू थे और गोखल थे। ठीक है। और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो नवाब वकारुल मुल्क थे, सर आगा खान थे, इब्राहिम रहमतुल्लाह थे, सैयद मोहम्मद थे, जिन्होंने इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। अब बात करने की यह है कि पहली जंग अज़ीम 1914 के आगाज से कबल ही तमाम हिंदुस्तानी सियासी हलके जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत को महसूस करने लगे कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो आपस में इकट्ठी होगी तो फिर ही हम लोग जो है बरतानवी गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, हमें अपने राइट्स मिलेंगे या हम बरतानवी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो सकेंगे। लेकिन जंग के आगाज पर इस सोच में गहराई पैदा हुई तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी इन दोनों ने आपस में करीब आने का डिसीजन लिया। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। आई थिंक आज आपकी क्लास को समझ लग रही होगी। हिंदुस्तानी जितने भी लोग थे उन्होंने महसूस किया कि अगर जंग के बाद बरतानवी हुकूमत से कुछ हासिल करना है तो दोनों कौमों को अपने इख्तलाफात के बरतानवी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो इनके इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करने के बाद जो है उनको ख़त्म करें और ख़त्म करने के बाद जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट जो है उनका साथ दें, जिसकी वजह से ये अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं और इन्हें मुतहदा कौम उठाना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मुसलमान हिंदुओं के साथ ताउन करने और मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इजलास जो थे, फिर इसमें सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि लखनऊ पैक्ट जो है वो कैसे तय हुआ, क्यों हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी इन दोनों के सेशंस जो थे ना वो डिफरेंट सिटीज में और डिफरेंट टाइमिंग में होते थे। इन दोनों का कोई एक इक्वल टाइम नहीं था कि इन दोनों के एक ही टाइम में एक ही जगह पर, यानी कि इन दोनों के सेशंस करवाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जदोजहद की, बहुत ज़्यादा कोशिश की और इस कोशिश के बाद क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग का जो सालाना सेशन था दिसंबर 19, वो मैंने जब आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पढ़ाई थी तो मैं आपको बता चुकी थी कि जितने भी मुस्लिम लीग के सेशन थे वो साल के एंड में होते थे। तो दिसंबर 1915 के वाक़र में जो मुस्लिम लीग का सालाना जलसा था वो कहाँ पे हुआ, वो बम्बे में हुआ। किसकी कोशिशों से हुआ, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशों से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों सियासी जमातों के इजलास जो थे वो बेक वक्त 1915 में बम्बई में मुनक्कद हुए। ठीक है। और इसमें कांग्रेस के लीडर्स थे, उसमें एसपी सिन्हा थे, पंडित मोतीलाल मदन मोहन थे, गांधी थे, मिसिस सरोजिनी रोनाल्डो थे। ठीक है। और इनमें जो स्पीचेस की, जो तकारीर की, वो कांग्रेस की तरफ से जो लीडर था उनका एसपी सिन्हा, उसने इस इजलास में स्पीच की और मुसलमानों की तरफ से मौलवी मजहर उल हक जो थे उन्होंने इस सिलसिले में स्पीच की। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे कि दोनों ने जब इन दोनों ने अपने सदारती तकारीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया
और दोनों जमातों ने रिफॉर्म कमेटियां कायम करने का फैसला किया, जिनका मुशतरका इजलास नवंबर 1916 में कोलकाता में हुआ। जब इन दोनों ने अपनी एक रिफॉर्म कमेटियां कायम करने का डिसीजन ले लिया, तो इन दोनों का जो आपस में एक मुशतरका इजलास था वो कहाँ पे हुआ, वो नवंबर 1916 में कोलकाता में हुआ। ठीक है, फिर दिसंबर 1916 में दोनों जमातों का इजलास लखनऊ में मुनक्कद हुआ। इजलास में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो कौन कौन से थे, वो बंगाल से फजलुल हक, मौलाना अकरम खान और अबुल कासिम थे। पंजाब से सर फजल हुसैन, जुल्फ़िकार अली खान और जफ़र अली खान थे। अब हम यूनाइटेड पंजाब की बात करेंगे कि यूनाइटेड पंजाब से सर रज़ा, आफ्ताब अहमद खान और बिहार से हसन इमाम और मजहरुल हक थे, जिन्होंने इसमें शिरकत की। अब हम जरा इसकी जो थी इम्पोर्टेंस क्या थी या इसकी दफ़ात क्या थी, वो हम लोग ज़रा चेक कर लें कि इसकी दफ़ात जो थी वो क्या थी। इसमें उन्होंने सबसे पहले जुदा गन्ना इंतखाब का हक रखा। जुदा गन्ना इंतखाब क्या थे कि मुसलमानों का जुदा गन्ना सेपरेट राइट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, के मुसलमानों का जुदा गन्ना इंतखाब का हक तस्लीम कर लिया गया। पंजाब और सीपी में जहां इसका नफाज अभी नहीं हुआ था, वहां भी इसका नफाज किया गया। पंजाब और सीपी जो था वहां पर जुदा खाना इंतखाबात का हक नहीं था, लेकिन वहां पर भी इसका इनकार किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद था कि रिप्रेजेंटेशन के मुसलमान जो हैं उनको भी इसकी रिप्रेजेंटेशन में सीट्स दी जाए, रिजर्व किया जाए उनको भी। तो इसके सिलसिले में क्या हुआ कि अकलियतों की मौसर नुमाइंदगी, जिसको हम कहते हैं कि ये अजाफी नशिस्तों का एहतमाम किया गया। अजाफी नशिस्तों का मतलब ये था कि मुस्लिम अक्सरियती सूबों में हिंदुओं को और हिंदू अक्सरियती सूबों में मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से ज़्यादा सीट्स दी जाएँ। मीन टू से कि अगर हिंदू मुस्लिम अक्सरियती सूबे जो हैं वहाँ पर हिंदुओं की जो तादाद है उनको उनकी आबादी के लिहाज से सीट्स दी जाएं, और हिंदुओं की अक्सरियत जो है अक्सरियती सूबे जो हैं वहाँ पर मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से सीट्स दी जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि कानून साज मरकजी मजलिस कानून साज में सीटें के सॉरी बड़े सगीर में जब कानून साज असम्बली बनाई गई थी तो उसमें भी इनके लिए सीट्स मुख्तस की गई थी। वो सीट्स किस तरह से मुख्तस की गई थी, वो सीट्स थी कि कानून साज मजलिस कानून साज में मुसलमानों के लिए 4/4 अरकान मुंतखब हो गए। 4/5 जो थे वो अरकान मुंतखब होने थे, और 1/5 जो थे अरकान नामजद होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। इसमें कुल अरकान की तादाद जो थी वो 150 थी, और इनकी मुद्दत जो थी उनको दी गई, उनका 5 ईयर्स का टन्योर था कि वो 5 ईयर्स तक वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, सूबाई मजलिसी कानून साज पहले तो मरकजी थी ना जो सबसे बड़ी थी, फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे जो कानून साजी की गई उसमें भी मुसलमानों को सीट्स दी गई, और उसमें मुसलमानों को सूबों के लिहाज से ही सीट्स दी गई। और इनकी तादाद जो थी वो बड़े सूबों में 125 125 थी कम अज कम, और छोटे सूबे जो थे उनमें इनकी तादाद जो थी वो इंक्रीज कर दी गई थी। पहले 50 थी और बाद में ये तादाद जो थी वो 75 कर दी गई थी। ठीक है, 7 और सूबों में जो इसकी डिवीजन थी किस परसेंटेज के हिसाब से थी, वो मैंने कल भी आपको बताया था कि पंजाब में 50% थी, बिहार में 25% थी, यूपी में 30% थी, मद्रास में भी 15% थी, बंगाल में 40% थी, बम्बे में 33% और सीपी में 15% थी। ठीक है, और फिर इसके बाद इंतज़ामी कौंसिल के मेंबर्स जो थे उनके बारे में भी बात की गई कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की इंतज़ामी कौंसिल के निस्फ अरकान मुस्लिम्स होंगे, और इनका इंतखाब मुतलका कौंसिल के मुंतखब अरकान करेंगे। मीन के यहाँ पर कौंसिल बननी थी, वहीं के लोग जो हैं इन मेंबर्स को मुंतखब करेंगे अपने वोट्स के थ्रू। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या था कि इंडियन कौंसल एक्ट जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इंडियन कौंसल एक्ट का खात्मा कर दिया गया था कि इंडियन कौंसल जो थी उसको ख़त्म किया और वज़ीर अमूर हिंद की तनख्वाह बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से अदा की जाए। कि इंडियन कौंसल जो एक्ट बना था ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वज़ीर अमूर जो था उसकी सैलरी जो थी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि एक एक मुतालबा ये भी रखा गया था कि ज़मीनी सवाल पूछने का हक कौंसलों के तमाम मेंबरान को हासिल होना चाहिए। अब तक तो ये हक जो है वो सिर्फ सवाल करने वाले मेंबर ही को हासिल था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कोई और जो है वो भी इसके बारे में क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिसाक लखनऊ लखनऊ पैक्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंस बरसगीर की हिस्ट्री में क्या थी। इसके चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो ये मैंने कल आपको बताया था, ये मैं इसके चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता के फिर आगे चलूँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो ये थी कि सबसे पहले तो मुस्लिम्स जो थे उनकी प्रोटेक्शन की गई थी, उनके बेनिफिट्स की, मुस्लिम्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था, उनकी प्रोटेक्शन की गई थी, उनके बेनिफिट्स की के मुसलमानों के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और उनके जुदागना इंतखाब का हक तस्लीम कर लिया गया। ठीक है। कि मुसलमान जो हैं वो अलग से अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। फिर मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनी थी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मिसाक लखनऊ में मिसाक लखनऊ जो था उसमें मुसलमान जितने भी मेंबर्स थे या मुस्लिम थे बड़े सगीर में रहने वाले, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। इससे कांग्रेस ने ये दावा किया कि बड़े सगीर की तमाम अकवाम की नुमाइंदा है। इवन के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने ये भी कहा था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी अकवाम हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब उनकी नुमाइंदा जमात है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उसमें फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था, इनके दरमियान एक पहला मायदा हुआ था। वो क्या मायदा हुआ था कि कांग्रेस के मायदा लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी ना, इन दोनों की बरसगीरी की सियासी तारीख में ये पहला मायदा था कि इससे कबल दोनों जमातों में इख्तलाफात रहे। इससे पहले ये दोनों जमातें जो थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा चांस था कि ये दोनों जमातें जो थी इनके आपस के इख्तलाफात ख़त्म हुए और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हुई। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि अम्बेसडर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम मिसेस सरोजनी नायडू दूसरे नਵੇਂ ਲਏ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ये नहीं सही अगर वो क्या है वो कहती है नहीं ये नहीं पा रही और है 20 बेटा रुपए का माइक तो ऑफ नवा लियो करें। ये क्या थी कि मैं तो बोल रही क्या नहीं कि ले स्टोर ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾਂਦੇ ਆ इन्होंने कौन ही लेने ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ 20 रुपए ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ना उन्हें लेना ना वो सही होने हैं आप लो भी जाने हैं ओरिएंटेशन भी नहीं करने हैं दुनिया पूरे ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ मिसेस सरोजनी नायडू जो थे उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर का टाइटल दिया। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके बिहेवियर में चेंजिंग आई थी और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें एक नई पॉलिसी का ऐलान करना पड़ा कि उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट्स की। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं का क्या रद्द अमल था इसके बारे में कि मिसाक लखनऊ के बारे में मुसलमान और हिंदू जो थे वो किस तरह इसके अगेंस्ट खड़े हुए। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि लखनऊ पैक्ट पर हिंदुओं और मुसलमानों की जानिब से मुख्तलिफ अंदाज में रद्द अमल का इजहार हुआ। मुख्तलिफ अंदाज में हिंदुओं और मुसलमानों की जानिब से लखनऊ पैक्ट पर इजहार हुआ। वो किस तरह से हुआ कि पंजाब और यूपी नहीं यूपी यूनाइटेड पंजाब के हिंदुओं ने लखनऊ पैक्ट की इस बुनियाद पर मुखालफत की कि इसमें मुसलमानों को जुदागना इंतखाब का हक दिया
गया, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो थे उन्होंने भी लखनऊ पैक्ट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। फिर इसके बाद हम बात करें कि लखनऊ पैक्ट के रोदो कबूल के मामला पर मुस्लिम रायमा दो हिस्सों में बट गई थी। मतलब कि लखनऊ पैक्ट जब कबूल हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, एक जना लीग थी और एक शफी लीग थी। शफी लीग जो थी वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और वो जो थी लखनऊ पैक्ट के भी अगेंस्ट थी। और इसी तरह से जना लीग जो थी वो ये कह रही थी कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए और हम एक अलग वतन नहीं बल्कि एक ही जगह पर एक ही मुकाम पर आपस में यूनिटी के साथ रह सकें, ठीक है। तो इसके लिए सर मोहम्मद शफी जो हैं उन्हीं के नाम से जो है इस लीग के मुस्लिम लीग के दो नाम जो थे वो नामजद किए गए। एक जो था वो जना लीग और एक जो था वो शफी लीग था। लखनऊ पैक्ट के बाद ये बात याद रहे कि लखनऊ पैक्ट के बाद ही जो है वो दोनों जमातों के दोनों जमातों के नहीं, मुस्लिम लीग जो थी वो दो हिस्सों में बट गई थी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि बंगाली मुसलमानों ने बैसियत मजमूई लखनऊ पैक्ट की इस वजह से मुखालफत की कि माहदे के तहत सूबाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी अकलियत में तब्दील हो गई थी, कि उनकी जो अक्सरियत थी ना उसको अकलियत में तब्दील कर दिया गया था बंगालीज की को। फिर उसके बाद बंगाली प्रेसिडेंसी मुस्लिम लीग जिसने लखनऊ पैक्ट की तश्कील में भरपूर हिस्सा लिया था और वो भी इनके अगेंस्ट हुआ और बंगाल कौंसिल में मुसलमानों को 50% की नुमाइंदगी दी गई। दिसंबर 1917 तक बंगाल की तमाम अहम जमातें लखनऊ पैक्ट की मुखालफत में ये कवाल हो चुकी थी कि मुसलमान जो हैं वो ये कह रहे थे। और इसमें जो लखनऊ पैक्ट के अगेंस्ट जमातें थी ना, ये बात बड़ा याद रहे कि इसमें ज़्यादा अगेंस्ट जो थे वो लोग थे जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए थे। मकतब फ़िक्र जो था अलीगढ़ का या सर सैयद अहमद खान का, वहाँ से जो बिलोंग करते थे वो सारे के सारे जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। ये था हमारा लखनऊ पैक्ट जो कि आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। मैंने दोबारा से रिपीट इसलिए किया था कि आपकी क्लास को बिल्कुल भी कह रहे हैं बच्चे कि कल हमें समझ नहीं लगी थी। स्टूडेंट्स मोस्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी यही टेक्स्ट आए हैं जिसकी वजह से मैंने आज इसको रिपीट किया। नेक्स्ट जो हमारा आज का पढ़ने वाला टॉपिक था वो ये था कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड के बारे में हमने बात करनी थी कि मोंटेगो जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, ठीक है। मोंटेगो चेम्सफोर्ड 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था वो क्या था और इसकी बरसगीर की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है। ये पहला एक्ट था जो हिंदू और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एग्रीमेंट होने के बाद एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। बरसगीर में नेशनलिज्म जो था वो इंक्रीज हो रहा था और गांधी जो था उसने ये कहा था कि हमें अब अपनी एक अलग से सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें अब अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो गांधी जो था, गांधी ने मुल्क में ये कहा था पूरे बरसगीर में, ये मैं अब मोंटेगो चेम्सफोर्ड की बात कर रही हूँ कि पूरे बरसगीर में गांधी ने ये कहा था कि अब नेशनलिज्म जो था वहाँ पर बरसगीर में इंक्रीज हो रहा था। पहली जंग अजीम भी छिड़ी हुई थी, पहली जंग अजीम का इख्तिताम था जो कि 1914 से लेके 1914 से स्टार्ट हुई थी। तो जब उसका इख्तिताम था तो तब गांधी ने बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों को और हिंदुओं को ये कहा था कि ब्रिटिश का साथ दें। जंग अव्वल में अगर वो जंग जीत गए तो रिफॉर्म डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होंगी, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी अगर वो जंग जीत गए, ठीक है। फिर दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पहली बार इकट्ठे होकर सेशन किया लखनऊ में। ये वही सेशन जो मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ कि लखनऊ पैक्ट हुआ था और इसमें एक
होम रूल एजुटेशन स्टार्ट हुआ था। होम रूल एजुटेशन प्रोटेस्ट सॉरी एक रिफॉर्म स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये कहा किसने की थी, वो एनी बेसेंट, ANNIE। जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो आपको मिल जाएंगे। ANNIE, एनी बेसेंट, BASANT। इसने ये होम रूल एजुटेशन स्टार्ट किया था अप्रैल 1970 में। 1917 में होम रूल एजुटेशन एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, और इसने ये कहा था कि लोगों और इसने लोगों में अवेयरनेस पैदा की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस्ड करवा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई। ठीक है। पहली जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तानियों का कहना था कि जब बरतानिया की जमहूरियत की बका की खातिर जंग कर रहा है, बरतानिया जो है वो अपनी जमहूरियत की बका की खातिर जंग कर रहा है, तो वो हिंदुस्तान में जमहूरियत को जमहूरियत को नपने क्यों नहीं बांटने का मौका क्यों नहीं देता। इसका मौकफ ये था कि जब बरतानिया आज़ादी का लंबरदार बनने का दावा करता है, तो फिर हिंदुस्तान को आज़ादी देने देने में वो पसो पेश क्यों कर रहा है। आखिर हुकूमत हिंदुस्तान में पैदाशुदा बेचैनी को महसूस करने पर मजबूर हुई, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मंटेगो ने 20 अगस्त 1917 को दारुल अवाम में एक बयान दिया, जो ऐलान अगस्त के नाम से मशहूर हुआ। मंटेगो ने कहा था कि मुल्क मुअज्जम की हुकूमत की ये पॉलिसी है, और हुकूमत हिंद इससे मुतफिक है कि हिंदुस्तानियों को नज्म नसर के तमाम शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जाए। ठीक है। फिर इसके बाद जो था उन्होंने क्या किया, अब इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, इसकी खसूसियात जो थी, इसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उन्होंने दो अमली निज़ाम पेश किया। दो अमली निज़ाम कौन सा था, जिसको हम DRK सिस्टम कहते हैं। हमारी अपनी गवर्नमेंट जो है वो इसी DRK सिस्टम के तहत काम कर रही है। ठीक है। दो तरह की गवर्नमेंट, और इसके बाद इस रिपोर्ट की सर पर बहस मुबाहिसे हुए। ठीक है। इस रिपोर्ट की बना पर 1919 की रिफॉर्म्स तैयार की गई। DRK सिस्टम को जब पेश किया गया, तो इसी की बिना पर 1919 की रिफॉर्म्स तैयार की गई। मोंटेगो ट्रांसफर जो थी, इसकी इस्लाहात के दर्ज झेल खसूसियात थी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम ये देखेंगे कि इसकी खसूसियात जो थी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो ये था कि गवर्नर जनरल की इंतजामी कौंसल में हिंदुस्तानियों की तादाद बढ़ा दी गई थी। इनकी तादाद हिंदुस्तानी जो थे ना, उनकी गवर्नर जनरल की इंतजामी कौंसल जो थी, वहां पर इनकी तादाद इंक्रीज कर दी गई थी, वो 3 कर दी गई थी बढ़ाकर। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि 2 ऐवानों पर मुश्तमिल मरकजी कानून साथ असम्बली कायम की गई, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ना। वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल थी, एक ऐवान ज़ेरी और एक ऐवान बाला। ठीक है। इसमें
मतलब जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में एक सेनेट है और एक नेशनल असम्बली है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, जिसके मुताबिक हम लोग जो है अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं और काम करते हैं। ऐवान ज़ेरी जो था उसमें इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर असम्बली, और ऐवान बाला जो था उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था। कानून साज असम्बली के मेंबरों की तादाद, मेंबर्स जो थे कानून बनाने वाली असम्बली के मेंबर्स जो थे उनकी तादाद 45, और काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स जो थे उनकी तादाद 60 मुकर्रर की गई थी। ऐवान ज़ेरी में इंडियन लेजिस्लेटिव असम्बली के जो मेंबर्स थे उनका टर्न्योर 3 इयर्स का था, और ऐवान बाला के स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट जो कहलाती थी उसका टर्न्योर 5 इयर्स का था। ठीक है। कानून साजी के अमूर जो थे उनको मरकजी और सूबाई अमूर में तकसीम किया गया था। मीन के उनको दो तरह के कामों में, दो तरह के अमवार में तकसीम किया गया था। मरकजी अमूर में दफा, अमूर खारजा, कस्टम्स और रियासतों से ताल्लुकात थे, टेलीफोन था, करेंसी थी और रेलवे शामिल था। ये वो अमूर थे जो सूबों को नहीं दिए गए थे, सूबों के पास उनका बिल्कुल भी अख्तियार नहीं था। सूबाई अमूर जो थे उनमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, सेहत आमा था। ये मैं डीआरकी सिस्टम जो है ना उसमें आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से था। अरकान असम्बली के इख्तियारात में भी मजीद इजाफा कर दिया गया। 1919 से कबल असम्बली के मेंबर तहरीक अल्तवा पेश नहीं कर सकते थे मुसलमानों के लिए। फिर इसके बाद जो है वो ये था कि मुसलमानों के लिए जुदागना इंतखाब का हक जारी रखा गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह का बोझ बरतानवी खजाना पर डाल दिया गया। इससे पेशतर इसकी तनख्वाह हिंदुस्तानी खजाना से दी जाती थी। इस बात का ऐलान किया गया कि 10 साल के बाद इलेक्शन इस्लाहात की कामयाबी या नाकामी पर किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं डीआरकी सिस्टम की। डीआरकी सिस्टम का बॉर्डर रिव्यू जो है वो दो तरह का था, एक सेंट्रल था और एक प्रोविंशियल था। सेंट्रल ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला, ये जो मैं आपको दो तरीके बता चुकी, इनके मेंबर्स की तादाद भी बता चुकी। अब मैं उनकी डिटेल की तरफ आ रही हूँ। डीआरकी, डीआरकी क्या होता है? दिस इज कॉल्ड डीआरकी गवर्नमेंट बाय द टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज, जो कि दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज होती हैं, उन्हीं के मुताबिक चल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो थी उसके भी आगे दो हाउसेस थे, एक लेजिस्लेटिव था और एक काउंसिल ऑफ स्टेट था। फिर इसको आगे एक सेंट्रल था और एक प्रोविंशियल था। फिर प्रोविंशियल जो था उसके लिए रिजर्व्ड सब्जेक्ट था एक, और एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो था उसको, उसके एडमिन जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था उसके एडमिन जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग टू से कि उसको चलाने वाला बंदा, वो मिनिस्टर्स थे। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे भी टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन की गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और एक मिनिस्टर्स। गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ना वो किसके, गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, हेड ऑफ द प्रोविंसेस। द सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू लीड्स, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। आगे भी इसको जो है ना दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक रिजर्व्ड में और एक ट्रांसफर में। रिजर्व जो था वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नर्स के पास होता था। पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या करना है, कहाँ पर खर्च करना है, किस चीज़ पे करना है, रेलवे के सारा जो था वो गवर्नर के हाथ में था। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में भी सेम वही सिचुएशन है। और जो था ट्रांसफर केस था वो मिनिस्टर्स के हाथों में था। वो ये था कि सूबाई लेवल पे हेल्थ को चेक करना, रिलीजन को चेक करना, पब्लिक वर्कर्स को चेक करना, इंडस्ट्रीज को चेक करना।
मिनिस्टर्स में कुछ नॉमिनेटेड लोग थे जिनको इलेक्ट किया जाता था और ये वही लोग इलेक्ट करते थे जो वहाँ पर काम करते थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है जिस ज़माने में एक जब 1919 में इंडियन कौंसल एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया उस वक़्त पूरे बरसगीर में एक सियासी बेचैनी थी कि रॉलेट एक्ट की वजह से सियासी फिजा नहायत कशीदा हो गई थी। एक तो रॉलेट एक्ट था और एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये शोर मचा हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था, अब इसकी बात करते हैं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा बिल था जो जनरल डायल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इस बिल के मुताबिक इंतजामिया और पुलिस को लामहदूद अख्तियारात हासिल हो जाने थे। मुलजिम ना तो अपील का हक रखता था और ना ही अपने दफा की खातिर किसी वकील की खिदमात हासिल कर सकता था। हुकूमत किसी भी शख्स को बेवजह ही या बगैर नज़र बंद कर सकती थी। मीन टू से कि अगर आप लोग रोड पे खड़े हैं, आपने कोई कसूर भी नहीं किया, तो वो पुलिस जो थी वो इस बात का हक रखती थी कि वो आपको अ, पकड़ सकती, आपको जेल में भेज सकती, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्ट